नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई हैं 2025 वाले, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं तो दोपहर 12 बजे जो हमारी क्लास होती है, यह दोस्तों होती है, कहेंगे आप, सामान्य ज्ञान की होती है दोपहर 12 बजे। और बात करते हैं सामान्य ज्ञान में हमने अब तक टोटल 6 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हमारा जो वीडियो रहेगा यह 7वां वीडियो है। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान में हमने टॉपिक को उठाया है जिसका नाम है, आप कहेंगे, हिस्ट्री है। हिस्ट्री के पार्ट को हमने उठाया है। हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 180 तक के प्रश्न हैं, सभी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। और आज जो हमारा वीडियो रहेगा यह क्वेश्चन संख्या 180 से लेकर 220 प्रश्न जो है इस वीडियो में शामिल रहेंगे। अगर बात करते हैं आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक का धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। जो राजा राम मोहन राय हैं वह किस धार्मिक सुधार से आंदोलन से संबंधित है। तो आप कहेंगे, पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्वामी नारायण आंदोलन से है, थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन से संबंधित है, या फिर आर्य समाज के हैं, या फिर ब्रह्म समाज की बात की जा रही है। तो आपसे पूछा गया है, समाज सुधारक हैं राजा राम मोहन राय, इन्होंने कौन सा धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित है। तो आप कहेंगे ब्रह्म समाज से संबंधित है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे, देखिए इसकी व्याख्या के रूप में बताया गया है आपसे कि आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी, और इसकी स्थापना करने वाले कौन हैं, दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना भी 1875 ईस्वी में होती है, और इसकी स्थापना करने वाले संस्थापक किसे माना जाता है, तो ब्लावात्स्की या फिर कर्नल कहा जाता है, अलकाट को भी माना जाता है। कौन कौन से थे, ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट। चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बारदोली सत्याग्रह जो हुआ है, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। बारदोली के पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे यह 1928 में हुआ था। व्याख्या के रूप में बात करते हैं तो व्याख्या में बताया गया है, देखिए जो चौरा चौरी की घटना हुई थी यह कब हुआ था, 1922 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र जो केस था यह 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, 1924 में किया गया था। सॉन्डर्स की हत्या कब की गई थी, यह 1928 में की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करते हैं तो यह इसकी स्थापना 1928 में ही की गई थी। आपसे अगर पूछा जाएगा कि चौरी चौरी की घटना जो हुई थी, चौरा चौरी की घटना यह हुई थी, आप कहेंगे 1922 में हुई थी। ठीक है, 1922 में हुई थी। कानपुर षड्यंत्र की बात करेंगे तो 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करते हैं तो 1924 में हुआ था, और सॉन्डर्स की हत्या 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करते हैं तो आप कहेंगे 1928 में हुआ था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यह जो है इसमें आप कहेंगे 3 शब्दों की बात की गई है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अर्थात आप कहेंगे इसमें 3 शब्द की बात की गई है। अगर बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें टोटल शब्दों की बात करते हैं तो इसमें 4 शब्द दिए गए हैं। अब देखिए 3 पहले आता है कि 4 पहले आता है, तो आप कहेंगे 3 पहले आता है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी यह 1924 में हुई थी, और 4 बाद में आता है। तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी यह कहेंगे आप 1928 में हुई थी। 28 जो है 24 के बाद आता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है
कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिए थे, अपनी नाइटहुड उपाधि को वापस कर दिए थे। तो ऑप्शन में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर हैं, लाला लाजपत राय हैं, महात्मा गांधी हैं। तो नाइटहुड की उपाधि जो वापस करने वाले हैं यह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। यह हुआ था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो थे यह अपनी नाइटहुड की उपाधि जो दी गई थी इन्हें अंग्रेजों द्वारा, इन्हें वापस कर दिए। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे यह वापस कर दिए थे। और इसी में महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, और कैसर ए हिंद की उपाधि भी महात्मा गांधी यहीं वापस किए थे। आप कहेंगे कब किया गया था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में दोनों व्यक्ति जो हैं नाइटहुड उपाधि और कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिए थे, अर्थात त्याग दिए थे। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें बताया गया व्याख्या में नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी, तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की दी गई थी। महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी, कैसर ए हिंद की। और यह जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है और दोनों व्यक्ति जो हैं अपनी उपाधियों को त्याग देते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 1893 ईस्वी में शिकागो जो है विश्व धर्म संसद को संबोधित किए थे, कौन व्यक्ति किए थे। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित कौन व्यक्ति किए थे, तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। और यह कब की बात है, तो आप कहेंगे 1893 में किए गए थे। ठीक है, विश्व धार्मिक संसद को संबोधित किए थे। चलिए आगे देखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। इनसे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम अगर पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे नरेंद्र नाथ दत्त था। पूछा जाएगा प्रश्न में कि नरेंद्र नाथ दत्त जो है किस व्यक्ति के बचपन का नाम था, तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दाथ नंद था। आगे बात किया गया है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, तो आप कहेंगे रामकृष्ण परमहंस थे। बताया जा रहा है कि सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद थे। चलिए अगला प्रश्न 85 नंबर का आपसे पूछा गया है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने बम कहाँ फेंका था, यह हमसे पूछा गया है। कि जैसा कि उनके पत्र में बताया गया था कि घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था, जो बहरे व्यक्ति हैं उनको सुनाना था बम फेंकर, यह दर्शाया गया था। ठीक है, तो भगत सिंह और बीके दत्त जो 1929 में बम फेंके थे, यह कहाँ फेंके थे, तो आप कहेंगे संसद में फेंके थे। और क्या नाम था उसका, तो आप कहेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका गया था बम। कब फेंका गया था, तो आप कहेंगे 1929 में फेंका गया था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहले इनकी व्याख्या के बारे में बताया गया है। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में 2 सदस्य थे, कौन कौन से थे, भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर एक सेफ्टी बिल पर बहस हो रही थी, उसी के दौरान जो है संसद में बम फेंका गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 68 नंबर का पूछा गया है कि भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 1880 में इसका शासनकाल रहा था। कह रहा है कि भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीति की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो यहाँ खाली स्थान पे आपको भरना है। कह रहा है कि भारत के तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड लिटन, उसके द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की
आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरा कौन सा युद्ध चल रहा था उस समय, कहेंगे दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है अफगान युद्ध है, तो आप कहेंगे अफगान युद्ध जो है आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बताया गया है कि प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था यह हुआ था 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल युद्ध कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1878 से लेकर 80 तक हुआ था। आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 187 नंबर का प्रश्न है कि 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट भारत में आया था तो उस समय जो है वायसराय कौन था, यह हमसे पूछा गया था। तो आप कहेंगे उस समय जो वायसराय था उसका नाम था क्या उनका था, आप कहेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान यह आया था, रॉलेट एक्ट आया था। किसके शासनकाल में आया था, तो आप कहेंगे चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। चलिए इससे संबंधित बताया गया है वायसराय चेम्सफोर्ड का जो शासन है यह कब से कब किया था, तो आप कहेंगे 1916 से लेकर 1921 तक यह वायसराय था। आगे बात करते हैं तो इसके शासनकाल में कौन कौन सी घटना घटी थी, तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम जो कि 1919 में आया था यह भी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में इसी के शासनकाल में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में इसी के शासनकाल में। अहमदाबाद मील मजदूर जो कि 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में। इतनी सभी जो घटनाएं हुई हैं यह वायसराय चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी, क्योंकि इसका शासन जो था समय था यह 1916 से लेकर 1921 तक भारत पर जो है वायसराय था। चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जो वर्नाकुलर एक्ट अधिनियम है यह कब पारित हुआ था, तो आप कहेंगे 1878 ईस्वी में पारित हुआ था वर्नाकुलर एक्ट। इसके बारे में बताया गया है कि 1878 ईस्वी में लिटिन के कार्यकाल में यह पारित हुआ था। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ था, आप कहेंगे 1878 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन था, तो आप कहेंगे लिटन था। कह रहा है वर्नाकुलर एक्ट अधिनियम वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है रद्द कर दिया गया था। किसके कार्यकाल में शुरू किया गया था, तो आप कहेंगे लिटन के समय में शुरू किया गया था। और किसके समय में वर्नाकुलर एक्ट जो है रद्द कर दिया गया था अर्थात समाप्त कर दिया गया था, आप कहेंगे 1882 में। उस समय वायसराय था रिपन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता था? कौन सा एक्ट आया था जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, वही हमसे पूछा गया था। बिना कैदियों को मुकदमा चलाए 2 साल तक आप हिरासत में रख सकते हैं, वह आया था रॉलेट एक्ट में, जो यह 1919 में आया था। कब हुआ था, 1919 में आया था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो यह आया था 1919 में, जो है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए 190 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से समाज सुधारक किसने जो है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरू किया था? आत्मसम्मान आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति कौन है? पेरियार है, नारायण गुरु हैं, ज्योतिराव फूले हैं, या फिर घासीदास हैं? आत्मसम्मान आंदोलन की जब भी शुरुआत की बात आएगी तो आप कहेंगे इनकी जो शुरुआत करने वाले हैं यह पेरियार हैं। कौन है? आत्मसम्मान आंदोलन की जब भी शुरुआत की बात की जाएगी यह पेरियार हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या के रूप में देखते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि 1920 के दशक के आसपास ईवी रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार ने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ किए थे? दक्षिण भारत में किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत हुई थी
कौन करने वाले व्यक्ति हैं? आप कहेंगे पेरियार हैं। कब हुआ था? 1920 के दशक में हुआ था। चलिए 91 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? किसके विरोध में जो है 1930 में दांडी मार्च निकाला गया था महात्मा गांधी द्वारा? तो आप कहेंगे जो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 1930 में, यह नमक कर को, नमक पर जो टैक्स लगाया था उसके विरोध में यह शुरू किया गया था। तो आप कहेंगे जो नमक पर टैक्स लिया जाता था ब्रिटिश के खिलाफ, उसके विरोध में महात्मा गांधी 1930 में दांडी मार्च निकालते हैं नमक के विरोध में। ठीक है, चलिए देखते हैं। नमक है, आगे बात करते हैं। बताया गया है कि दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, दांडी जिला नवसारी के मध्य से शुरुआत किए गए थे। पूछा जाएगा कि 1930 में जो दांडी मार्च शुरू हुआ था वह कहाँ से हुआ था? आप कहेंगे साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की गई थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। ठीक है, चलिए आगे बताया गया है कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में मुट्ठी भर नमक का निर्माण करके नमक कानून को तोड़ दिए थे। महात्मा गांधी जो है 1930 में दांडी यात्रा करते हैं और दांडी के मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिए थे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 92 नंबर का, 192। इसमें पूछा गया है कि भारतीय मुसलमानों ने खालिस्तान के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जो कि अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय है। जो भारतीय मुसलमान हैं किसके नेतृत्व में जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे? किसके नेतृत्व में किए थे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत? वो भी भारतीय मुसलमान। तो आप कहेंगे यह किया गया था शौकत अली के नेतृत्व में। शौकत अली आपके क्या कह सकते हैं? मोहम्मद अली शौकत अली कहेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। बताया गया है कि वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए किए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 193 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? जो आर्म्स एक्ट था वह कब पारित हुआ था, जिसे वर्नाकुलर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? आप कहेंगे 1878 ईस्वी में यह शुरुआत हुआ। तो उस समय कौन सा वायसराय था? तो आप कहेंगे लिटन था। और यह कब समाप्त किया गया था? तो आप कहेंगे रद्द जो किया गया था उसके शासनकाल में। कौन सा शासनकाल था? तो आप कहेंगे रिपन के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। देखिए बात की जा रही है भारत में प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पहली बार कन्या विद्यालय की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले हैं या फिर सावित्रीबाई फूले। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही बताया गया है। व्याख्या के रूप में बताया गया है कि सावित्रीबाई फूले ने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं, एक समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। पूछा जाएगा कि सावित्रीबाई फूले प्रथम महिला शिक्षिका हैं। पूछा जाएगा प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? तो आप कहेंगे सावित्रीबाई फूले हैं। प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 1848 ईस्वी में पुणे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, वहाँ किया गया था। पहला कन्या विद्यालय खोला गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक की बात की जा रही है तो आप कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खां थे। खुदाई खिदमतगार की बात करते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। देखिए याद करने की बात करते हैं तो खुदाई से ख याद करेंगे, ख इसमें है, और जो इसके संस्थापक हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। शुरुआत ख से होती है और लास्ट में अंत भी ख पे हमारा समाप्त होता है। इसमें खुदाई भी शुरुआत ख से होती है और खिदमतगार जो है ख पे भी समाप्त भी होता है। तो ऑप्शन सी वाला आप यहाँ बिल्कुल सही कह सकते हैं। आगे बताया गया है, देखिए
खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। आपको कहीं अब्दुल गफ्फार खान ना मिले तो सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता था। अब बताया गया है कि खुदाई खिदमतगार संगठन का अन्य नाम क्या था, तो आप कहेंगे लाल कुर्ती दल था। जो इनका एक संगठन था उसका नाम क्या था, लाल कुर्ती दल था। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 196 नंबर के प्रश्न में बताया जा रहा है कि विलय नीति गवर्नर जनरल के द्वारा तैयार की गई थी। जो विलय नीति है यह किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी, तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय नीति तैयार की गई थी। ठीक है, तो आप कहेंगे देखिए व्याख्या के रूप में बताया गया है, गवर्नर जनरल के रूप में कार्य की जो है इसका कार्यकाल था 1848 से 1856 ईस्वी में। टोटल यह जो है कितने वर्षों तक शासन किया था, तो आप कहेंगे 8 वर्ष तक यह गवर्नर जनरल था। कह रहा है विलय नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है सतारा राज्य को 1848 में मिला लिया गया था। विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था यह 1856 ईस्वी में मसौदा तैयार किया गया था। पूछा जाएगा कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा कब तैयार किया गया था, आप कहेंगे 1856 ईस्वी में। कह रहा है डाक अधिनियम की 1854 ईस्वी में। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 से संबंधित है। ठीक है, यह कुछ खास पॉइंट नहीं है। आगे बात करते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था 1919 में अमृतसर के किस नीति या फिर अधिनियम के दौरान हुआ था। जो 1919 में हुआ था अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, वह किस नीति या फिर अधिनियम के दौरान हुआ था, जिसमें जो है अंग्रेज़ों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति थी। तो आप कहेंगे 1919 की बात है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस समय कौन था, रॉलेट एक्ट था। आप कहेंगे रॉलेट एक्ट में बताया गया था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 127 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया 198 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 1927 में नियुक्त जो साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण की गई थी। जो साइमन कमीशन भारत में आया था उसकी आलोचना आप कह सकते हैं, उसकी भर्त्सना, उसकी बुराई जो है किस कारण उसको बहिष्कार किया गया था। तो आप कह सकते हैं उसको जो बहिष्कार किया गया था उसमें कई कारण थे। देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो कह रहा है कि इसमें भारत के एक संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की थी, तो यह नहीं हो सकता है। इसमें कई भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, हाँ यह हो सकता है। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इस वजह से जो है साइमन कमीशन को वापस भेजना गया था। ठीक है, साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 199 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन व्यक्ति थे दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो आप कहेंगे यह व्यक्ति थे, कौन थे, तो आप कहेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे। ऑप्शन पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इनके बारे में पहले देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार का प्रारंभ किया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए बंगाल में अनेक विद्यालयों की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 200 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय हैं। कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय हैं।
वहीं पूछा जाता है आर्य समाज के संस्थापक की बात की जाएगी तो आर्य समाज संस्थापक की बात की जाएगी तो आप कहेंगे आर्य समाज संस्थापक के जो हैं संस्थापक वह हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक, कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अक्सर कन्फ्यूजन होता है इन दोनों प्रश्नों में, पूछ लिया जाता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय हैं। और दयानंद सरस्वती किस संस्थापक किस समाज के संस्थापक है? देखिए, याद करने के लिए बताएं तो आर्य, आर्य से बात करते हैं तो यह आ रहा है आर्य, आर्य की बात करते हैं तो किस शब्द में आ रहा है, तो आप कहेंगे दयानंद, इसमें यह आ रहा है। क्या कहेंगे? दयानंद के जो संस्थापक हैं या आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं, तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला इसका सही, हमसे पूछा गया था ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो बी वाला सही होगा। चलिए आगे बताया गया है कि बंगाल का विभाजन में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1905 में। इसके बारे में बताया गया है व्याख्या के रूप में कि बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में हुई थी और बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई थी। कब हुआ था? जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन करने की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुई थी। बंगाल विभाजन के समय सर एड्रू फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जब बंगाल का विभाजन किया जा रहा था तब उस समय कौन थे? उस समय जो आप कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के, तो आप कहेंगे कौन थे? एंड्रू फ्रेजर थे। पूछा जाएगा कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। पूछा जाएगा बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में किया गया था, किसके काल में किया था, कार्यकाल में हुआ था, तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन, उस समय वायसराय था। आगे बात करते हैं तो बंगाल विभाजन जो है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में जो है रद्द कर दिया गया था। किसके शासनकाल में जो है रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन, तो आप कहेंगे लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। देखिए, कह रहा है कि 202 नंबर का प्रश्न है कि केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आप कहेंगे यह किया गया था 1946 में। देखिए, इसमें बताया गया है, कह रहा है कि लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन के लिए नियंत्रण दिया था और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में अंतरिम सरकार की शपथ ली थी। कब शपथ लिए थे, तो आप कहेंगे 2 सितंबर 1946 को। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, ज्योतिबा फूले थे, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर थे, महादेव गोविंद रानाडे थे। तो आपसे पूछा गया है सत्यशोधक समाज की जब भी बात की जाएगी तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक है, इसके स्थापना करने वाले हैं, यह ज्योतिराव फूले हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, व्याख्या के रूप में बताया गया है, अगर पूछ लिया जाएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन है, तो आप कहेंगे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। यह 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में किए थे। पूना सार्वजनिक सभा कब हुआ था, किसके? आप कहेंगे महादेव गोविंद रानाडे से इसके स्थापना हुई थी और यह 1870 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया गया था। तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर थे। यह 1839 ईस्वी में कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे यह हुआ था कलकत्ता में। आगे बात करते हैं, वेद समाज की स्थापना हुई थी। वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, आप कहेंगे मद्रास में हुई थी। इसके बारे में बताया गया है कि वेद समाज स्थापना कह रहा है कि वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। कह रहा है महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था
के द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा तैयार किया गया था महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था जो थी? तो आप कहेंगे हाल्ट मैकेंजी के द्वारा यह तैयार किया गया था। हाल्ट मैकेंजी आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, महालवाड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए, महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। महाल से आशय है गांव से है। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान जो है वसूली का समझौता होता था। जो मुखिया होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, उनसे जो है टैक्स वसूली का समझौता होता था महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत। हाल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी बंदोबस्त का सूत्रपात किया था। ठीक है, आगे बताया गया है महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% हिस्सा जो है सम्मिलित था। कितना प्रतिशत था? तो आप कहेंगे 30%। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन अलेक्जेंडर रीड का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था से था। आगे बताया गया है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त की नीति शुरू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त शुरुआत कब किया गया था? तो आप कहेंगे 1793 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें पूछा जा रहा है 207 नंबर का प्रश्न है कि कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग एक हो गए थे, यह लखनऊ समझौते में हुए थे। यह समझौता कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, जो लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजुमदार थे। ठीक है, देखते हैं व्याख्या के रूप में बताया भी गया होगा। लखनऊ समझौता 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आप कहेंगे अंबिका चंद्र मजुमदार कर रहे थे। अंबिका चरण मजुमदार या फिर चंद्र कहीं का मिलता है। तो आप कह रहे हैं कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादियों ने पुनः 9 वर्ष पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वापस हो गए थे। जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस में मुस्लिम लीग के साथ साथ जो उग्रवादी संगठन था वह भी एक में मिल गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाएगी तो यह 1857 की क्रांति से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख राजनीतिक कारण लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि एवं लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत और हड़प नीति से संबंधित था। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। आगे बताया गया है कि 209 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की गई है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे बात की गई है इनके व्याख्या के रूप में, देखते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह 1928 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपसे पूछ लिया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे? जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। आगे बात कर लेते हैं। देखिए दिया गया है वर्ष 1991 मरणोपरांत देखिए पूछ लिया जाएगा 1991 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है?
तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए आगे पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे। अभी हमने बताया है याद करने का तरीका, दयानंद सरस्वती, दया या से आ रहा है तो आप कहेंगे आर्य समाज के संस्थापक थे। देख लेते हैं ऑप्शन में दिया गया है आर्य समाज, तो आप कहेंगे आपके ऑप्शन जो हो जाएगा किस में दिया है, पहले वाले में ही दिया गया है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ ब्लर है दोस्तों। देखिए कह रहा है आर्य समाज से संबंधित इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ, मुंबई में किया गया था। 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय जो है लाहौर में स्थापित किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए थे। पूछ लिया जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा कौन व्यक्ति दिए थे, तो आप कहेंगे जो है दयानंद सरस्वती जी द्वारा यह नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पूछा गया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार बंगला निम्नलिखित में से किसने लिखा है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगला, यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें व्याख्या के रूप में बताया गया है, प्रमुख नारा दिया गया है। जैसे नारा दिया गया है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तो इसके बात करते हैं लेखक कौन है, श्यामलाल गुप्त हैं जिसे पार्षद के नाम से भी जाना जाता है। जनगण मन अधिनायक की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यह लिखा गया है। और बात करते हैं, देखिए नोट में बताया गया है कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे का प्रयोग प्रचलन में व्यापक रूप से कब आया था, जब सरदार भगत सिंह ने इनका उपयोग किया था। लेकिन इसके रचनाकार की बात करें तो हसरत मोहानी है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा इनकलाब जिंदाबाद के जो नारा दिया गया था उसके लेखक कौन है, तो आप कहेंगे हसरत मोहानी है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कब प्रचलन में आया था, तो आप कहेंगे सरदार भगत सिंह के बाद में। कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थापना पर हुई थी। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो होती है कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें बताया गया है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने अल्बर्ट हॉल कलकत्ता में की थी। संस्थापक की बात करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तथा सचिव की बात करते हैं आनंद मोहन बोस थे। संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सचिव कौन थे, आनंद मोहन बोस थे। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो उसके जिम्मेदार कौन थे, जनरल डायर थे। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1885 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो 1885 की बात की गई है, तो आप कहेंगे इसके जो अध्यक्ष थे बेमोस चंद्र बनर्जी थे। देखते हैं आगे वाले ऑप्शन में दिया गया होगा। आप कहेंगे प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बेमोस चंद्र बनर्जी दिया गया है। यहाँ पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर है, चलिए हम आगे चढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन छूट गया हमारा। देखिए कह रहा है कि वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे वंदे मातरम जो गीत है इसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बात करते हैं। देखिए कह रहा है दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया था। 1929 में किसकी अध्यक्षता हुई थी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से दे दिया गया था, तो आप कहेंगे 1929 की बात की गई थी, तो उस समय कौन से अध्यक्ष थे, तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें बताया गया है कि 1929 में अधिवेशन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा कब फहराए थे, तो आप कहेंगे 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि के बीच में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। आगे बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था यह लड़ा गया था, आप कहेंगे 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अब आप बताइए कमेंट करके कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बक्सर के युद्ध के बारे में बताया गया है कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में अंग्रेज की सेना और मीर कासिम के मध्य में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वह हेक्टर मुनरो कर रहे थे। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ शुजाउद्दौला था और कौन थे, शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना जो है, तीनों की सेना मिलकर आई थी अंग्रेज़ों को हराने के लिए, लेकिन खुद हार गई थी। कौन से मीर कासिम की थी, शुजाउद्दौला था, शाह आलम द्वितीय, तीनों मिलकर युद्ध करने आए थे अंग्रेज़ों से, लेकिन फिर भी हार गए थे। ठीक है, बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का प्रभुत्व स्थापना हुए थे। ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया है कि वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। वे कौन व्यक्ति हैं जो शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में भाषण दिए थे, तो आप कहेंगे वह व्यक्ति थे, कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे, स्वामी विवेकानंद। देखते हैं आपके डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। कहाँ किया गया था, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की जो पुष्टि की गई थी 1920 में, यह किया गया था कहाँ, नागपुर में किया गया था। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है यहीं समाप्त करते हैं। अगर बात करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।